वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्विक रिवीजन का ये मेरा दूसरा वीडियो है और ये बेसिकली बनाया गया है किसके लिए, तो 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बनाया गया है। उसी आधार पे जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन पे किसी भी क्वेश्चन का पूर्ण डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस तरह के कोई भी अगर एग्ज़ाम आते हैं आगे तो उसमें भी बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए शांत से सुनते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन भवानी मंदिर इन पटना? तो देखिए, भवानी मंदिर एक क्रांतिकारी संस्था है। इस संस्था के जो संस्थापक थे वो भूपेंद्र नारायण दत्त थे। और ये भूपेंद्र नारायण दत्त जो थे स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे। और ये बेसिकली थे कहाँ से? बंगाल से, वेस्ट बंगाल से थे। और ये स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई है। और ये 1907 के आसपास इसका स्थापना किया गया था पटना में। और अगर हम भूपेंद्र नारायण जी की बात करेंगे, भूपेंद्र नारायण दत्त की, तो 1906 में ये एक पत्रिका आता था जिसका नाम था युगांतर। इसके एडिटर भी ये रह चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था के संस्थापक कौन थे? भूपेंद्र नारायण दत्त थे। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब किया गया था? व्हेन वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड? तो ये एस्टैब्लिश किया गया था 6 अगस्त 1952 को। और इसके जो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये याद रखिएगा, ये तो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये क्या करता है? इकोनॉमिक प्लानिंग को प्रमोट करता है। अभी तो इसका इफेक्ट कम हो गया है, जब से नीति आयोग का गठन हुआ है तब से इसका उपयोग थोड़ा कम हो गया है। और जब प्लानिंग कमीशन थे उस टाइम में इसका उपयोग किया जाता था। किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का ये काम करते थे। और इसके जो मेंबर होते थे, पीएम तो इसके चेयरमैन होते हैं, और सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो रिप्रेजेंट करते हैं इसके मेंबर होते थे। और इस तरह से पहले चेयरमैन जो बने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के वो जवाहरलाल नेहरू साहब बने थे। अभी इसका इफेक्ट जब से नीति आयोग बना तब से इसका थोड़ा कम हो गया। तो कई बार बात हुई कि इसको डिज़ोल्व किया जाए, बस अभी कोई सब पास हुआ नहीं रिजोल्यूशन, तो इसको डिज़ोल्व करने की बात चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंटेड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76। और अभी वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो के वेणुगोपाल है, जो कि 15th एजिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसके पास राइट होता है कि किसी भी कोर्ट जो ऑल ओवर इंडिया में वहाँ पे ये बैठ सकते हैं। और इसके पास और भी एक राइट होता है, पार्टिसिपेट कर सकता है पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में। बट इसके पास कोई वोट टू राइट नहीं होता, ये कहीं वोटिंग नहीं कर सकते हैं। और इसको असिस्ट करने के लिए एक और पोस्ट है जिसका नाम है सॉलिसिटर जनरल, इसको असिस्ट करते हैं। और ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। तो याद रखिएगा, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया था? व्हेन वाज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई? तो ये था 1937 में किया गया। 1937 में इसको कलकत्ता से मुंबई किया गया। जब आरबीआई का गठन हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। लेकिन 1937 में ये ट्रांसफ़र करके कहाँ दे दिया गया? मुंबई कर दिया, या बम्बई कह सकते हैं। ये सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिसमें नॉर्मल आदमी का इसमें अकाउंट नहीं होता है, इसमें गवर्नमेंट का अकाउंट होता है। और इसका काम होता है रेगुलेट करना, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना। इंडिया में जितने भी बैंकिंग सिस्टम है उसके रेगुलेट करने के काम करता है। प्लस ये करेंसी प्रिंट करने का भी काम करता है। तो ये इसकी स्थापना हुआ था बेसिकली 1 अप्रैल इसका जो स्थापना हुआ था बेसिकली 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और ये जो कमीशन थे जो रिकमेंड किया था कि आरबीआई होना चाहिए, एक बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए बैंक को रेगुलेट करने के लिए, तो ये हिल्टन एंड कमीशन के द्वारा 1926 में हिल्टन एंड कमीशन ने ही रिकमेंड किया था कि आरबीआई होना चाहिए। जिसके फर्स्ट गवर्नर जो थे आरबीआई का, जब इसकी स्थापना हुआ था उसका कार्यकाल 1935 से लेकर 37 तक था। और इनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ।
तो ये पहले गवर्नर थे। अगर पहले इंडियन गवर्नर की बात आए तो ये CD देशमुख साहब थे, और अभी करंट गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास हैं। और अगर हम बात करें तो 1937, इससे पहले जब बर्मा, जिसको अभी म्यांमार भी बोलते हैं, तो यहाँ पे RBI वर्क कर रहे थे। बट 1937 में जब इसका विभाजन हो गया, इंडिया के अभिन्न अंग से अलग हो गया, तब वहाँ से ये रेगुलेट कर, इनका फंक्शन वहाँ पे बंद कर दिया गया, वहाँ से हटा लिया गया। तो याद रखिएगा। तो कलकत्ता से मुंबई कब लाया गया था मुख्यालय? 1937 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी बिहार में कितने ज़िले हैं? तो याद रखिएगा, उत्तरी बिहार में जो है टोटल 21 डिस्ट्रिक्ट है। और उत्तरी बिहार है कहाँ पे? तो गंगा से नॉर्थ साइड में, और इसमें एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच करता है जो नेपाल है उत्तर साइड में, और वेस्ट टू महानंदा। तो अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ से गंगा नदी गुजरती है, यहाँ से महानंदा, तो महानंदा के पश्चिम में हो गया आपका नॉर्थ बिहार। और ये गंगा लिखा गया, यहाँ पे होगा गंडक। तो यहाँ पे गंडक नदी बहती है, तो गंडक नदी से पूरब वाले पार्ट जो है वो नॉर्थ बिहार कहलाता है। अगर नॉर्थ बिहार में पॉपुलेशन वाइज सबसे लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो मुजफ्फरपुर सबसे बड़ा सिटी है नॉर्थ बिहार में। और एरिया वाइज बात करें तो पश्चिम चंपारण लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और शिवहर क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, और नॉर्थ बिहार के भी। पूर्णिया को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, और इसको मिनी दार्जिलिंग भी बोलते हैं, यहाँ के मानसून के चलते। यहाँ पे मानसून जो होते हैं बहुत ही सुहावना होते हैं, जैसे दार्जिलिंग में देखा जाता है अक्सर, उसी तरह के मौसम पूर्णिया में भी होता है, इसीलिए इसको मिनी दार्जिलिंग के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और कटिहार की बात करें तो कटिहार जो है जूट प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फेमस है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि पूसा समस्तीपुर में है, और ये भी एक सिटी है नॉर्थ बिहार में। दरभंगा को कल्चरल कैपिटल ऑफ बिहार भी कहा जाता है। नॉर्थ बिहार लगभग 62.86% ऑफ टोटल लैंड मास ऑफ बिहार, मतलब बिहार का जितना भी लैंड मास है उसका 62.86% नॉर्थ बिहार कवर करता है, और साउथ बिहार ओनली 37.14% कवर करता है। ठीक है। और देखिए टोटल बिहार में कितने 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो 38 डिस्ट्रिक्ट में 21 डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ बिहार में, तो बच गया कितना 17 डिस्ट्रिक्ट है साउथ बिहार में। ठीक है। जब कभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा या नेक्स्ट वीडियो जब बनाएगा तो हम साउथ बिहार के बारे में भी कुछ जानकारी दे देंगे आपको। तो याद रखिएगा नॉर्थ बिहार में टोटल कितने 21 डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर हैज़ बीन फाउंडेड इन इंडिया। तो ये जो फाउंड हुआ है मेहरगढ़ में, ठीक है। ये इंदस रिवर्स का एक साइट है, और इसका जो डिस्कवर किया था, इसका जो खोज किया था, या सॉरी डिस्कवर होगा, ये गलती लिखा गया है, या इसका जो एक फ्रेंच का आर्कियोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था जैगरी, और उसकी वाइफ ने 1974 में इसका डिस्कवर किया था। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, महाराष्ट्र में सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? हु वाज फाउंडेड सेवा सदन इन महाराष्ट्र? तो ये रामाबाई रानाडे किए थे, जो कि गोविंद रानाडे के कौन थे? ये वाइफ थी। तो याद रखिएगा रामाबाई रानाडे ने सेवा सदन का स्थापना की थी, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और ये 19वीं सदी की फर्स्ट वुमेन राइट एक्टिविस्ट थी। ठीक है। और ये 1908 में मुंबई में और 1915 में पुणे में सेवा सदन की जो ब्रांचेज है वहाँ पे खोले गए थे। सबसे पहले मुंबई में खोला गया था 1905 में, उसके बाद 1915 में पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगौली की संधि कब हुई थी? व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ सुगौली? अब देखिए सुगौली की संधि जो हुई थी, जब लॉर्ड हेस्टिंग जो थे, इस टाइम में इंडो नेपाल एक वॉर हुआ था, जो कब 1814 से 16 के बीच में एक वॉर हुआ था, जो इंडो नेपाल वॉर से जानते हैं। और ये 1916 में सुगौली की संधि पे जाके ख़त्म हुई थी। ठीक है। तो याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग, एक क्वेश्चन ये भी बनता है किसके टाइम में या कौन सुगौली की संधि की करा था? तो ये हो गया आपका लॉर्ड हेस्टिंग। और किस टाइम में? एंग्लो नेपाल वॉर के टाइम में 1914 से 16 तक ये वॉर चला था। और ये जो वॉर ख़त्म हुआ था सुगौली की संधि पे आके ये वॉर ख़त्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे? अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन दैट अ चीफ मिनिस्टर विल अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट्स। तो देखिए आर्टिकल 164 में ये बात लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है मुख्यमंत्री को अपॉइंट करेगा, ठीक। और आर्टिकल 153 में ये बात मेंशन है कि हर एक स्टेट के पास एक गवर्नर होगा। इसी तरह से पहला गवर्नर जो थे हमारे बिहार के जयराम दास दौलत राम पहला गवर्नर थे जब आज़ाद हुए थे हमारे देश 1947 में। तो पहला गवर्नर जो बने हुए थे कौन? जयराम दास दौलत राम। और करेंट में जो अभी गवर्नर है हमारे फागू चौहान है। चलिए नेक्स्ट है लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता है? हु इज नॉन एज द लोकहितवादी? तो लोकहितवादी जो है गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाते हैं। ये इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तो याद रखिएगा लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1933 में किसने कहा था कि गांधी जी एक राजनीतिक नेता के रूप में विफल हो गए हैं? इन द ईयर ऑफ 1933 हु सेड दैट द गांधी जी हैज़ फेल्ड एज अ पॉलिटिकल लीडर? तो ये कहे थे सुभाष चंद्र जी बोस और विट्ठल भाई पटेल। ये दोनों जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था साल्ट सत्याग्रह के बाद, तो 1933 में ये कहा गया था विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र जी बोस के द्वारा कि गांधी जी जो है एक राजनीतिक नेता के रूप में विफल हो गए हैं। और विट्ठल भाई पटेल जो है ये बड़े भाई थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको ये अच्छा लगता है हमारा सीरीज तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और क्या चीज़ पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन और लेवल सुधारना चाहिए ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए बहुत बहुत थैंक यू।